अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज भारत से जॉइन किया है कर्नल दानवीर सिंह ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के अलावा डिफेंस एनालिस्ट भी हैं और अपना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू। सर फाइनली पाकिस्तान में आर्मी चीफ नए आ गए हैं और इसके साथ साथ जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी अनाउंसमेंट हो गई है। किस तरह से देखते हैं आप इन दोनों न्यूज़ को, क्योंकि बहुत टाइम से एक हंगामा चल रहा था पाकिस्तान में और इस बात के अलावा कोई बात हो नहीं रही थी और आई एम श्योर कि आपकी और इंडिया की भी खास नज़र होगी इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो खैर मनाएं कि बहुत सारे लोगों की जो नींदें हराम हुई हुई थी पाकिस्तान में। और किसी को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि बहुत सारे बुड्ढों को हार्ट अटैक हो जाएगा अगर ये जल्दी से अनाउंसमेंट ना हुआ। तो उनकी जान बख्शी गई है और अब वो सुकून से सो पाएंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अहम अपॉइंटमेंट है जहां तक पाकिस्तान के अवाम का सवाल है। अदरवाइज इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन में आदमी बदली होते रहते हैं, अपॉइंटमेंट बदली होते रहते हैं, पता नहीं कितने अब आए और कितने गए। लेकिन इंस्टीट्यूशन की एक मेमोरी होती है, इंस्टीट्यूशन का एक बिहेवियर होता है। तो क्या इंस्टीट्यूशन का बिहेवियर और इंस्टीट्यूशन की मेमोरी को मद्देनजर रखते हुए क्या फौज में तब्दीली आएगी? क्या आसिम मुनीर वो तब्दीली लाएंगे जिस तब्दीली का इशारा जनरल बाजवा ने कई मर्तबा किया है कि पॉलिटिक्स के अंदर दखलंदाजी को लेकर पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। अगर जनरल बाजवा के इस सेंटिमेंट को वो आगे बढ़ाते हैं और वो जमीन पर देखने को भी मिलता है, तो मेरे ख्याल से शायद ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत खुशखबरी होगी। अदरवाइज जैसा मैंने कहा कि एक इस्टेब्लिशमेंट की मेमोरी और इस्टेब्लिशमेंट का बिहेवियर होता है, वो बदली नहीं होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, पाकिस्तान की फौज की जितनी बातें जो हम लोगों को सुनने में आती हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की फौज हर एक शोबे में जाके घुस गई है। पाकिस्तान की जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं, जो वहाँ के जो पुलिस के जो चीफ हैं, जो स्टेट्स के जो आईजी हैं, ये सारे के सारे फौज को रिपोर्ट करते हैं। ये बड़ी हैरानी हुई जब मैंने ये एक मेरे ख्याल से शायद एजाज सईद को मैंने उनके प्रोग्राम टॉक शॉक में ये सुना था, तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कि ये सिविलियन लोग भी, जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये भी ऑन डेली बेसिस फौज को रिपोर्ट करते हैं। फिर आपकी फौज जो है बिजनेस में इन्वॉल्व है, लैंड डील्स में इन्वॉल्व है, और इतने अरब अरब रुपए लेकर जनरल्स रिटायर होते हैं, चाहे वो आसिम बाजवा हो या कमर बाजवा हो। इनके एसेट्स सामने आए हैं। तो ये सारी चीजें देखकर लगता है कि क्या फौज अपना पॉलिटिकल कंट्रोल छोड़ेगी, क्योंकि पॉलिटिकल कंट्रोल छोड़ते ही आपकी पावर कम होती है, आपका जो जो रुतबा है वो कम होता है, और रुतबे के साथ ही ये पैसा जुड़ा है। अगर आपका रुतबा होगा तो आपको इलीगल पैसा बनाने में आसानी होगी। अब ये सारी चीजें एट स्टेक हैं। जब कमर बाजवा 13 अरब रुपए लेके घर जाए गए हैं, जा रहे हैं, तो क्या आसिम मुनीर के सपने नहीं होंगे? क्या आसिम मुनीर के पूरे रिश्तेदार परिवार में खुशी की लहर नहीं दौड़ गई होगी कि अब अब्बा अ, पाकिस्तान के चीफ बने हैं, अब हम भी अरबपति होंगे? आप सोच के देखिए कितना खुशी का माहौल होगा पूरे खानदान और कुनबे के अंदर। क्योंकि जब खाना घबरा के खाया जाता है तो बहुत सारे क्रम्स जो है नीचे गिर जाते हैं, और वो छोटे छोटे चींटे और चूहे और ये सब भी उस पर दाव लगा जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप एनालाइज करें तो मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान की फौज का रवैया जहां तक पॉलिटिक्स को लेकर है वो बदली होगा। अब आपका अच्छा एक और सवाल कि क्या जी। इंडिया में भी इसको बहुत बड़ी नजदीकी से देखा जा रहा था, बड़ी तो उस पे क्या आपका व्यू है? तो मैं ये मानता हूं कि जहां तक इंडिया का सवाल है, पाकिस्तान का चीफ कोई भी हो जाए, हमारा एक सेट पैटर्न है और तरीका है, तरीका कार है पाकिस्तान से डील करने का। उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा, वो भी उसी तरीके से रहेगा। हमारे लिए अयूब भी वैसा था जैसा जिया था, और जैसा जिया था वैसा ही मुशर्रफ था, और जैसा मुशर्रफ था वैसा ही बाजवा,
और ऐसा ही असीम मुनीर भी होगा। तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसमें मेरा एक भी पॉइंट ये जरूर है कि अगर ये सारे जनरलों की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो भारत के लिए जो परेशानी वाले जनरल हुए हैं, जिन्होंने भारत को परेशान किया है, वो शराब पीने वाले जनरल हैं। चाहे वो अयूब खान हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो याया खान हो। याया खान तो अय्याश भी थे अदरवाइज। तो ये लोग भारत के लिए बहुत परेशानी लेके आए। अयूब खान ने 65 की जंग मुसल्लत करी, 71 की जंग याया खान और नियाजी ने करी, फिर आपके मुशर्रफ ने कारगिल करा। ये सब शराब पीने वाले थे। जो डर के रहा भारत से वो एक ही आदमी रहा, वो था जनरल जिया। आपको याद होगा कि भारत ने एक एक्सरसाइज करी थी ब्रास टैक्स, और जनरल जिया इतना डर गए थे कि उन्होंने फटाफट जहाज पकड़ के और वो जयपुर पहुंचे और क्रिकेट का मैच देखा। उसको क्रिकेट डिप्लोमेसी के तौर पर जाना जाता है और वो मशहूर भी है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो आसिम मुनीर शायद काफी रिलीजियस आदमी है। और तो मैं ये कहूंगा कि भारत के लिए रिलीजियस जर्नल जो है वो ज्यादा बेहतर रहा, बजाय कि विस्की ड्रिंकिंग जर्नल्स के। अब ये मेरे को नहीं मालूम कि कमर बाजवा भी शराब पीते हैं कि नहीं पीते, लेकिन उनकी शक्ल से लगता है कि वो काफी चिकन मटन और शराब के शौकीन हैं, क्योंकि वो एक अलग किस्म का फुलाव चेहरे पे आ जाता है, वो बड़ा बखूबी नजर आता है। आरज़ू। जी, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि जो आपने बात की इस वक़्त जो आर्मी चीफ़ जो अब पुराने कह देना चाहिए क्योंकि अब तो दूसरे आर्मी चीफ़ आ चुके हैं, कमर जावेद बाजवा साहब का, कि एफबीआर में उन्होंने ये सारे एसेट्स अपने डिक्लेयर किए हुए हैं और वहाँ पे यकीनन सोर्स ऑफ इनकम भी बताई जाती है। तो इस वजह से अभी बहुत अर्ली होगा अगर हम ये कहें कि ये पैसा कहाँ से आया और कैसे आया, वो रिपोर्ट जो है उसको एक बार फिर चेक किया जाएगा और उसके बाद ही उसके ऊपर कोई बात की जा सकती है। लेकिन साथ-साथ एक आपकी ट्वीट थी सर, जो आप बल्कि रीट्वीट किया था आपने किसी का, जो आपके आर्मी के थे और उन्होंने कहा था कि जी हम बस इंतज़ार में हैं कि हमें गवर्नमेंट कहे और हम पीओके या आज़ाद कश्मीर जो है वो हम ले लें। उसके ऊपर आईएसपीआर की तरफ से आज हमारे यहाँ स्टेटमेंट आया है कि बहुत इन्होंने जो है वो नॉन सीरियस किस्म की बात की है, इंडियन आर्मी ऑफिसर ने ऐसे नहीं करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपके लोगों को जमहूरियत और फ्री प्रेस का अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या जमहूरियत होती क्या है, और फ्री प्रेस किसे कहते हैं, आज़ाद जर्नलिज्म क्या है। ये अगर जानकारी हो तो आपके डीजीएसपीआर की तरफ से वो अहमकाना ट्वीट जो है, बचकाना जो ट्वीट है, वो ना होता। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नदन आर्मी कमांडर। अगर एक पत्रकार, एक सहाफी अगर ये सवाल पूछता है कि जनरल साहब क्या आप पीओके पर कब्जा कर लेंगे, आप कर सकते हैं, तो वो क्या जवाब देगा बताइए आप मेरे को। क्या वो ये कहेगा कि नहीं हम नहीं कर सकते? क्या वो ये कहेगा कि हम नहीं करना चाहते? क्या वो ये कहेगा कि हमारी यह काबिलियत नहीं है? क्या कहेगा? कुछ ना कहना पड़ेगा। अगर कुछ कहेगा तो वो यही कहेगा ना कि अगर हमें सरकार आदेश देगी तो हम जरूर कब्जा कर लेंगे। भाई, एक मोटिवेटेड, हाईली डिसिप्लिन, ट्रेन्ड आर्मी है। वो ये थोड़ी बोलेगी कि हम कुछ नहीं करेंगे। और साथ ही के साथ अगर वो चुप हो गए तो, अगर चुप हो गए तो भारत के अंदर होगा कि जनरल ने सादी चुप्पी, पाकिस्तान के सवाल पर जनरल हुए चुप, तो उसका मतलब आप समझ गए कि क्या हुआ। तो ये इस तरीके से है। डीजीआईएसपीआर को आप बताइए कि अरे भाई, आपके यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, आपको नहीं मालूम कि कैसे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां क्या सवाल पूछे जाते हैं। अब कल कमर जावेद बाजवा ने एक बहुत बड़ा एक लेक्चर दिया, वो सहाफियों के सामने आते। अब आई एम श्योर आपके यहाँ भी इतना जिंदा दिली नहीं होगी कि उनसे कोई ऐसा कोई सवाल पूछ ले, लेकिन शायद पूछ भी लेता कोई। लेकिन वो लोग नहीं आते और उनको पता भी नहीं है कि कैसे डील किया जाता है। वो जर्नलिस्ट को उठा लेते हैं, मारते पीटते और मरवा भी देते हैं। तो ये आप लोगों का एक एक स्टाइल है, और ये स्टाइल की वजह से आप इस चीज को समझ ही नहीं पाए। वो एक बहुत इनोसेंट सा जवाब था जिसका कोई अलग मीनिंग नहीं है, और उसका जो मीनिंग जो निकाल रहे हैं वो मेरे ख्याल से जबरदस्ती निकाल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है।
साथ साथ कल आपने देखा होगा कि कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी एक तकरीर की है, एक इवेंट था, वहां पे वो बात कर रहे थे। तो उनका कहना था कि क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं पड़ती, इस वजह से उस पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। और पाकिस्तानी आर्मी पे इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि हर हर वक्त जो है यही देखा है कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। ये बात भी उन्होंने की। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 71 की वॉर को लेके उन्होंने कहा कि जी वो आर्मी की शिकस्त नहीं थी, बल्कि वो पॉलिटिकल तरीके से कुछ हुआ था, जिसकी वजह से वो जो हार थी जंग में वो हुई है। तो उन्होंने यानी आर्मी को साफ उसमें से निकाल लिया है, और उन्होंने कहा है कि जी जो पॉलिटिकल फिगर्स यहाँ पे बैठे थे उनकी वजह से 71 में जो कुछ हुआ। आप इससे कहाँ तक एग्री करेंगे? देखिए, इंटरनेट के जमाने में आप इस तरीके से लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते आज की तारीख में। मुझे याद है एक वीडियो है आपके पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो साहब का, जिसके अंदर एक जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा कि भुट्टो साहब, आपने इतनी जल्दी शिमला मुआहदे पर क्यों साइन कर लिया, जिसके अंदर ये था कि अब यूएन करारदादों से हटकर अब शिमला समझौते के तहत कश्मीर का मसला डील किया जाएगा। तो एक सहाफी ने इस तरीके का सवाल पूछा भुट्टो से, तो भुट्टो ने बोला कि मेरे कंधे के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था, मेरे को 90,000 से ज्यादा फौजियों को भारत के प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप से छुड़ाना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी। तो या तो वो प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे थे, या जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, आपके पास भी वो रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे के सारे फौजी 93,000 फौजी अटारी वाघा बॉर्डर से पार हुए, इनको पार कराने में 6 महीने का पूरा टाइम लगा। तो ये सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो बाजवा साहब कह रहे हैं कि वो 93,000 नहीं थे, वो दरअसल 35,000 थे, 45,000 थे, जो भी उन्होंने फिगर दिया। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? आज के जमाने में चीजें नहीं छुपती हैं। बाजवा साहब, आप बुढ़े हो गए हैं, आपको पता नहीं मोबाइल आता है चलाना कि नहीं आता है, आपने कभी कोई सोशल मीडिया में इंटरेक्ट किया है कि नहीं किया, आई डोंट नो। रिटायरमेंट के बाद इनको समय काफी मिलेगा, और तब इनको शायद पता लगेगा कि कितना जमाना बदली हो गया है। जब ये किसी जमाने में फाख्ते उड़ाया करते थे, तब से लेकर और आज तक बहुत कुछ बदली हो गया है। अब एक्सक्यूज मी, अब जहां तक वो बात जो बाजवा जी ने कही, वो आपने पूरी नहीं कही, मैं पूरी कह देता हूँ। बाजवा साहब ने ये कहा कि इंडियन आर्मी बहुत सारे इंसानी हुकूकों की खिलाफ वर्जी करती है, लेकिन उसके ऊपर कोई तनकीद नहीं होती। वहीं पाकिस्तान की फौज मुल्क का दिफा करती है, लेकिन यहाँ पर तनकीद बहुत होती है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में मुलव्वस है, और ये माजी में हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। ये इस मोटा मोटी उन्होंने इस तरीके से बात कही। तो जनरल बाजवा साहब, ऐसा है, क्योंकि अगेन बात सारी डेमोक्रेसी फ्री प्रेस की आ जाती है। हमारे यहाँ पर जो एमएलए एमपी है, वो अपने दम पर वोट लेके आता है, उसके पीछे ना आईबी होती है, ना रॉ होती है, ना मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, और ना फौज होती है, और उसकी जवाबदेही डायरेक्टली डायरेक्टली आवाम के दरबार में होती है। अगर, और देखिए, हर एक महकमे में गंदे लोग होते हैं, खराब लोग होते हैं, और ऐसी कोई कार्रवाई अगर कोई कर दे तो यहां पर इंडिया में बहुत बवाल मच जाता है, रोड जाम हो जाते हैं, बहुत बड़े मुजाहरे हो जाते हैं, और जीना मुश्किल हो जाता है, एमएलए एमपी का घर से निकलना मुश्किल हो जाए, और ऐसे वाकयात हुए हैं। तो अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो इंडिया के अंदर बहुत तेजी से उस सैनिक अधिकारी या पैरामिलिट्री का कोई ऑफिसर है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। आप पिछले 30-40 साल के अखबार उठा के देख लीजिए, आप रिसर्च कर लीजिए, कितने ह्यूमन राइट वायलेशन केस इंडियन आर्मी के रिपोर्ट हुए और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। लोग तिहाड़ जेल में गए, लोगों ने सजाएं काटी हैं, लोगों की पेंशन और कैशियर हुए हैं, कुछ लोग अभी भी आज भी जेल में हैं। तो यहां पर ये बचना बहुत मुश्किल है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर इंडिया में होगी तो वो अखबार में आएगी, और अखबार में आएगी तो लोग सड़कों पे आएंगे, और जो एमएलए एमपी हैं, जो आप लोग एमएनए जिसको कहते हैं, वो लोग जवाबदेही है उनकी, और ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पर आप
बच नहीं सकते, आप छुट नहीं सकते। ये पाकिस्तान नहीं है कि आप 10,000 लोगों को डिसअपियर करा दें बलूचिस्तान में और वहां की एक भी खबर आपके किसी भी न्यूज़पेपर और टेलीविजन मीडिया में ना चले और उसकी किसी के पास जवाबदेही ना हो। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप लोगों को मार दें, दिन दहाड़े उठा लें, अगवा कर लें, उसकी कोई जवाबदेही ना हो। सिंध में आपकी दहशतगर्दी शरेआम चले लेकिन उसकी जवाबदेही ना हो, तो ये पाकिस्तान में हो सकता है। इसीलिए जनरल बाजवा, मेरे को कई बार तरस आता है इन लोगों के ऊपर कि इन लोगों को दरअसल इनकी भी गलती नहीं है, ये सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ऐसी भी दुनिया होगी यार, यहाँ भी ऐसे होगा, क्योंकि हम तो इतने पावरफुल हैं और हमारे से सब लोग डरते हैं, तो इंडियन आर्मी तो हमसे भी पावरफुल है, वो तो हमारा कबूतर बना देती है जब भी हम उनसे लड़ते हैं। तो फिर ये ऐसा क्या है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडियन आर्मी ये ना करती हो, और ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम चोर हैं तो हो सकता है कि वो भी सब चोर होंगे, क्योंकि ये माना जाता है ना कि चोर को सब चोर नजर आते हैं। तो ये आई थिंक ये वाला सिंड्रोम है। जनरल साहब भी रिटायरमेंट के बाद आई होप वो काफी रिसर्च करें, पढ़ाई लिखाई करें, और तब उनको समझ में आएगा कि वो जो स्टेटमेंट उन्होंने जो जो कल जिस किताब का आप जिक्र कर रही हैं, जिसमें वो एक लीपा पोती करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितना गलत कर रहे हैं। और मेरे को एक और चीज से हैरानी होती है कि क्या पाकिस्तानी वाकई बहुत बड़े बेवकूफ हैं क्या भाई? 71 की लड़ाई को आपने कहा कि वो पॉलिटिकल फेलियर था, मिलिट्री फेलियर नहीं था। अरे भाई, पॉलिटिक्स में कौन था? कौन था पाकिस्तान का प्रेसिडेंट? 60 की दिहाई में कौन था? 71 की जंग हुई तो आपके ईस्ट पाकिस्तान का गवर्नर कौन था? आपके मुल्क का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन था? अब ये तो बताएं। आपने बड़े प्यार से और बड़े मासूम सा चेहरा बना के बोल दिया कि जी ये तो पॉलिटिकल फेलियर था, मिलिट्री फेलियर नहीं था। अरे, पॉलिटिकल फेलियर था तो वो भी तो आप ही चला रहे थे पॉलिटिक्स, आज भी आप चला रहे हैं। तो ये नहीं, सारे और मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि पाकिस्तानी अवाम इतनी बेवकूफ है, इतनी बेवकूफ है। अगर इतनी बेवकूफ है तो आप ये डिजर्व करते हैं जो ये नमूने आपको देखने को मिलते हैं। हमें तो एक तो हमें ताज्जुब होता है कि यार ये कैसे लोग हैं, और कई बार इनको मन करता है कि यार इनको जू में डाल के और ऐसे रखा जाए, प्रिजर्व किया जाए, दुनिया को दिखाया जाए म्यूजियम में कि भैया ऐसे भी लोग हैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। लोग समझदार हैं, इतने भी बेवकूफ नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि कल की उनकी बात से कि ये पॉलिटिकल फेलियर था और आर्मी के कोई कसूर नहीं था, उस पे लोग मान गए होंगे, क्योंकि अब लोगों को हिस्ट्री का पता है। लेकिन लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सर, कि आपने अभी जो बात की कि जी आपके जो आर्मी के थे जिन्होंने कहा कि जी जैसे ही गवर्नमेंट कहे तो हम जो है वो पीओके ले लेंगे या आजाद कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, वो अपने मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी इस तरह की बात कैसे कर दी? क्योंकि 75 साल से तो कुछ कर नहीं पाए हैं आप लोग, 1 इंच भी नहीं ले पाए। तो अब ये कहना कि जी क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कह रही इसलिए हम बैठे हुए हैं, वरना गवर्नमेंट कहेगी तो ले लेंगे, तो यहाँ पर आपको लगता है कि इतने कमजोर लोग बैठे हुए हैं कि आप लोग आएंगे और ये आप कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक तो जैसे मैंने कहा कि 1 इंच भी नहीं ले देखिए, पाए। 16 दिन के अंदर हमने पूरा एक मुल्क आजाद करा दिया था, और हमारे यहाँ पे ये भी लोग कहते हैं कि हमारे जो टॉप पे थे इंदिरा गांधी और जनरल मानिक शाह, फील्ड मार्शल मानिक शाह, इन्होंने गलत डायरेक्शन में हमला कर दिया था। अगर वो सही डायरेक्शन में हमला करते तो बांग्लादेश भी आजाद हो जाता और पाकिस्तान भी शायद आजाद हो जाता। तो ये तो रही बात जो हमारी सलाहियत है 1 इंच से ज्यादा जमीन को कब्जा करने की। और आपको मैं याद दिला दूं आरजू जी, जो 1965 की जंग के आप जश्न मनाते हैं, डिफेंस डे मनाते हैं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो 500 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की जमीन पाकिस्तान की फौज ने कब्जाई थी, और इंडिया ने पाकिस्तान की 1500 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जाई थी। वो अमेरिकन और रशियन प्रेशर के तहत हमको वो सारी जमीन आपको वापस करनी पड़ी। अगर हम वो वापस ना करते तो अभी हम शायद मुजफ्फराबाद के बहुत नजदीक बैठे होते। तो ये तो रही बात हमारी काबिलियत की। और जहां तक जनरल साहब का सवाल है जिन्होंने बोला कि हम पीओके पर कब्जा कर देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम बिल्कुल कर भी देंगे। लेकिन उनको ये बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसी तरीके के किसी इवेंट में ये कहा कि पीओके हमें लेना है, और हमारा पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि हमें पाकिस्तान
ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस इलाके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराना है। ये हमारा पार्लियामेंट का एक मौकिफ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हमने आजाद कराना है। और इंडियन आर्मी है, ये जब तक हमारे पॉलिटिकल बॉसेस नहीं कहेंगे कि आप हमला करें और तजवीज बनाएं और इसको हासिल करें, तब तक अपनी मर्जी से थोड़ी बंदूक उठा के और वहां घुस जाएंगे। तो ये आपको चीज समझनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम इसको कॉन्टेक्स्ट में देना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि लड़ाई का जमाना नहीं है, ये जमाना तजारत का है, पीस का है, और लड़ाई के दिन लग चुके हैं। यूक्रेन की जंग के हवाले से उन्होंने ये बहुत फेमस स्टेटमेंट एससीओ के दौरान उज्बेकिस्तान में दिया था, और उसके बाद इसको दोहराया भी गया है। तो ये जहां तक इंडिया का सवाल है वो ये है। जहां तक इन जनरल साहब की बात कर रही हैं या राजनाथ सिंह की बात कर रही हैं, वो एक फिलोसफिकल बात है और डेमोक्रेसी के तहत कानून को ध्यान में रखते हुए करी गई बात है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजाद प्रेस के साथ में इंटरेक्शन के दौरान की गई बात है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री की एक तरीका है बात करने का, इंटरेक्ट करने का। ये उसका आपको नजरिया देखने को मिलता है। इसमें ज्यादा आप इसके गहराई में जाएंगी तो कोई आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ-साथ मैं ये भी कहूँ कि ब ये भी बार-बार कहा गया है, लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि 71 की वॉर में पाकिस्तान की तरफ से जो फौजी थे, उनकी तादाद बहुत कम थी, भारत की बहुत ज़्यादा थी। दूसरा 71 के लिए अब खुल के ये भी कहा जाता है कि बहुत गलतियाँ पाकिस्तान की तरफ से थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश के लोग पहले ही अलग होना चाह रहे थे। और उसमें ब ऐसा नहीं है कि भारत बीच में आ गया और भारत ने ये कर दिया। वो हमारी अपनी गलतियां थी और उसी वजह से हमें ये सब कुछ देखना पड़ा, 71 की वॉर भी और इस तरह से पाकिस्तान के टुकड़े होते भी जो हमने देखा, तो वो पाकिस्तान की अपनी गलती है। ये बात हमारे सीनियर्स जो हैं वो तक मान चुके हैं अब, चाहे इसमें वो कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की बुनियादी तौर पर तो गलती है ही है। पाकिस्तान की गलती 65 में थी, पाकिस्तान की गलती 71 में थी, पाकिस्तान की गलती आपकी कारगिल में। आपके पास में पैसा खाने को नहीं है, रोटी खाने को नहीं है, पानी पीने को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पूरा फोकस तो जंग लड़ने में लगाया है, जिहाद करने में लगाया है। भाई पैसा खर्च होता है ना। आप एक पटाखा लाइए बाजार से खरीद के और उसको चलाइए, और सोचिए कि वो अगर वो 10 रुपए का आया है, तो आप सोचिए कि इतने बम और इतने तैयारे और इतना ये सब कुछ एक आप इस्तेमाल करते हैं, या इतनी फौज खड़ी कर रखी है, इसमें पैसा खर्च होता है कि नहीं होता है? तो खाने को लाले हैं और लेकिन शौक नवाबों वाले हैं, तो वो वाला खेल है पूरा। तो गलती पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी हुई है, और ये गलती करते जा रहा है, और क्योंकि फितरत में है, गलती आगे भी करेगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि हम सीख कर आगे बढ़ेंगे और अब आपकी भी हम वीडियोस देखते रहते हैं। कर्नल साहब का भी यूट्यूब चैनल, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को भी। और आपकी तरह और दूसरे लोग भी हैं भारत से भी, पाकिस्तान से भी, जिनको हम सुनते हैं और जिनसे हम सीख कर आगे बढ़ेंगे। और मेरा ख्याल है दोबारा वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी और हम थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।